हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इसके पहले वाले चैप्टर में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत कैसे हुई और यूनाइटेड नेशंस कैसे टूटा एंड ऑल। ये सारी यूनाइटेड नेशन नहीं, सॉरी यूएसएसआर कैसे टूटा, इसके ऊपर हमने बात की थी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसके आगे, ठीक है। पहले क्या पढ़ा था हमने, एक बार देख लें जल्दी से कि यूनाइटेड नेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, यूनाइटेड नेशन डेवलप कैसे हुआ, कौन से रिफॉर्मेशन की बात की गई, कितने कंट्रीज इसमें है, कौन से बेसिक इसके ऑर्गन्स हैं, कितने इसके परमानेंट मेंबर है और नॉन परमानेंट मेंबर बनाने की कैसे डिमांड रखी गई है इनके सामने। कोल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशन में क्या बड़े बदलाव आए वो हमने सबने देखा लास्ट वीडियो में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि कैसे रिफॉर्मेशन हुआ, कैसे स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस होती हैं, इनको पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। तो 1992 की बात है, मतलब सोवियत यूनियन के टूटने की बात है, मतलब यूएसएसआर के खत्म होने की बात है। उसके एक साल बाद 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक नया रेजोल्यूशन, जिसमें तीन बड़ी कंप्लेंट्स उन्होंने सुनी। क्या सुना? पहला कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो केवल मतलब वर्ल्ड रियलिटीज को शो नहीं करता। बहुत बड़ा एलिगेशन था। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली ने कहा है, जस्ट वेट, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स द कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, ये बड़ा कंप्लेन था उसके सामने। किसने किया? जनरल असेंबली के अंदर कहा गया है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल अब किसी कंटेम्पररी रियलिटी को मतलब शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं इसके बारे में सिंपल से बता देता हूं। ये क्या करते थे, जो यूएस था ना, यूएस के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुवैत को अपने अंडर में लेने के लिए, ऑयल फील्ड्स कुवैत के लेने के लिए इन्होंने ये एलिगेशन इराक पे लगा दिया कि आप हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहे हो। आपने ये भी सुना होगा कि अफगानिस्तान में बहुत लंबे टाइम तक जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? खुद का इनका मेन इंटेंशन यही होता था कि कैसे हम प्रॉफिट गेन करें। सो वही चीज यहां पर बताई गई कि सिक्योरिटी काउंसिल अब रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या अभी तो करता है लेकिन उसको करना नहीं है। पहला कंप्लेन। दूसरा, इट डिसाइड्स रिफ्लेक्ट्स ओनली द वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट डोमिनेटेड बाय द फ्यू पावर्स। इन्होंने कहा कि ये एलिगेशन भी लगा कि यूनाइटेड नेशन जो है या इसके जो ऑर्गन्स हैं, ये बेसिकली केवल वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज को ही रखते हैं सबसे प्रायर। वेस्टर्न वैल्यूज कौन है? नेटो नेशन मान लो, यूएस ही तो है इसका फॉर्मेशन करने वाला भी, तो केवल इन्हीं की बात समझी जाती है, मानी जाती है, और किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये बात भी इन्होंने मेंशन करी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, ये कंप्लेन भी रखी सामने, कि यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की कमी है। यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं है दूसरे कंट्रीज को, स्पेशली जो कंट्रीज पावर में नहीं है, जिनके पास में वेपन्स नहीं है, या जो कंट्रीज अभी जस्ट डेवलप हुई है, एक इमर्ज हुई है एक नई कंट्री के तौर पर, उनको इतना वैल्यू यहां नहीं दिया जाता। ये तीन कंप्लेन इनके सामने थी। अब मौका था इन कंप्लेंट्स के ऊपर काम करने का। तो यहां पर क्या हुआ? बात है 1 जनवरी 1997 की, जब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कॉफी ने यह कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। तो जनरल कॉफी अनन इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूनाइटेड नेशन शुड बी रिफॉर्म्ड। कंप्लेन तो कर दी, अब इन्होंने पूछा जनरल सेक्रेटरी ने, बता दो ये भी कि रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो कुछ क्राइटेरिया सामने आए जिसके अंदर नए परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में लगाए जाएं या हो, इस बात को अश्योर किया जाना शुरू किया गया। इससे होगा क्या? एक मेजर, अब ये होंगे कौन? तो मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए वो। दोबारा सुनना कि कुछ क्राइटेरिया बनाया गया कि नए मेंबर चुन लेते भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो वी कैन रिफॉर्म इट बाय choosing some new people in permanent members and some of the people which will be considered as non-permanent members. As I told you, there are approximately 5 plus 10. Total 15 members are there in Security Council. या आप बोल सकते हो जिनके पास में वीटो पावर है, ये तो वीटो पावर वाले हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं। तो उन्होंने कहा कि रिफॉर्मेशन करो। पहले तक तो यही थे, केवल ये नहीं थे। अच्छा, इनको बनाया जाएगा तो क्या करोगे? कौन होने चाहिए ये मेंबर? तो ये होने चाहिए वो कि या तो वो मेजर इकोनॉमिकल पावर हो, जैसे इंडिया मेजर इकोनॉमिकल पावर है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट, मिलिट्री पावर होनी चाहिए उनके पास में,
क्योंकि अल्टीमेटली यही तो होगा कि जो कंट्री पावरफुल होगी वही कंट्री तो अपना जोर दिखाएगी, और उन्हीं से तो बचना है, और बाकी किसी से तो डर होगा ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है। तो या तो वो मेजर मिलिट्री पावर हो या मेजर इकोनॉमी पावर हो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कुछ बजट बनाता है डेवलपमेंट के लिए पुअर कंट्रीज में, तो वो भी अपना पार्टिसिपेशन देते हों। ऐसा नहीं है केवल खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो विश्व शांति के लिए, विश्व विरासत को बचाने के लिए, साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने के लिए, या कोई भी दूसरा वे, किसी भी तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। तो ऐसा जिनका बजट में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है वो, या ऐसा नेशन जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जैसे भारत। तो भारत तो हर एक तरीके से फिट था इसमें, उसकी डिमांड भी थी कि परमानेंट मेंबर बना दो, लेकिन उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। इवन रशिया भी साथ था कि हमें भी एक परमानेंट मेंबर की सीट जो है वो मिलनी चाहिए। बाकी कंट्रीज के लिए तो ये है कि या तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम तो भाई तुम बोलो, हम तो उस शर्त को पूरा करने को रेडी थे, क्योंकि इसमें सारी शर्तें हम पूरी कर रहे हैं। हम मेजर इकोनॉमी भी हैं, हम मेजर मिलिट्री पावर भी हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहता है, हम बड़ा नेशन भी है पॉपुलेशन के हिसाब से, इवन एरिया वाइज भी है। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए तो काफ़ी आसानी से हम हर साल, हर बार, हर इलेक्शंस में इसको प्रूव करते हैं कि सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी भारत के अलावा कहीं हो ही नहीं सकती। हम इतने ज़्यादा डेमोक्रेसी के साथ को रिलेटेड है कि हमारे यहाँ पर एक वोटिंग जो होती है ना, इलेक्शन जो होता है, उसको त्यौहार के जैसा मनाया जाता है। तो कहाँ प्रूव करोगे कि आप डेमोक्रेसी नहीं है? साथ ही साथ आप बियर करते हो उन सभी चीज़ों को, एक्सेप्ट करते हो, जो चाहे गवर्नमेंट काम कर भी नहीं, कुछ करे चाहे नहीं करे, फिर भी हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उतना सम्मान देते हैं, सेलिब्रिटीज से भी ज़्यादा उनको वैल्यू करते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। और ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो भी चीज़ हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, हर एक चीज़ को सबसे पहले तोला जाता है उसके मूल्यों के आधार पर, मतलब उसकी वैल्यूज़ के आधार पर। एक इंसान छोड़ो, जानवर तक हम उसकी भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। शायद वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा कल्चर नहीं होगा जहाँ इस तरह का वर्क होता हो। तो ये भी हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ये भी टर्म है जो हम पूरा करते हैं, जैसे ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव विद द वर्ल्ड्स डेंसिटी इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल सिस्टम और कल्चरल। तो यहाँ पर भी हम आगे हैं। हमारे पास चाहे ज्योग्राफिकल सिस्टम हो, चाहे कल्चरल सिस्टम हो, चाहे आपके पास में इकोनॉमिकल सिस्टम हो, वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर, मतलब हमारे यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जितनी चीज़ों को ऐड किया गया है ना, या हमारे पास में जितने और दूसरे सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, या उसका रिप्रेजेंटेशनशिप करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, वो शायद वर्ल्ड के अंदर दूसरी जगह पर हो ही नहीं सकते। हमारा कंट्री हर एक चीज़ के अंदर अव्वल है। ठीक है, तो सारी टर्म्स हम पूरी कर रहे थे, इसलिए हमने डिमांड भी रखी थी कि परमानेंट मेंबर बना दो, लेकिन चाइना इसमें था, और ऑब्वियसली यूएस भी नहीं सपोर्ट करेगा हमें, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर के बाद, और पाकिस्तान तो भैया बौखलाया हुआ था। हर बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जब भी होती है तो हमारे अगेंस्ट में बात करता है, उसके पास और कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी कराना है। इसने कहा कि गवर्नमेंट ने देखा, द गवर्नमेंट्स सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरियाज, कुछ जगह तो उनको लगा कि ये क्राइटेरिया ठीक है चीज़ों के लिए, और कुछ लगा कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल्फ इंटरेस्ट को ही सामने लेके चलेंगे। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाए गए। नए चार्टर में परमानेंट मेंबर्स को कुछ जो प्रिविलेजेस थे वो दिया गया, और वो प्रिविलेज था आपका वीटो पावर का। वीटो पावर का प्रिविलेज है, क्या होता है वीटो पावर, कि अगर जो मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, अगर इनमें से कोई भी कंट्री उस डिसीजन को, मतलब ऐसा समझ लो कि 1 वोट 1 वैल्यू नहीं रहता, 1 वोट 1 वैल्यू नहीं रहता वीटो पावर में। ठीक है, एक वोट का वैल्यू एक नहीं रहता, बाकी का वोटिंग वैल्यू अलग रहेगा। साथ ही साथ मेजर प्रिविलेजेस थे वो परमानेंट मेंबर के साथ पास में थे, नॉन परमानेंट मेंबर को वीटो पावर नहीं दिया जाता है, ये याद रखें। डिमांड की गई कि अबॉलिश कर दिया जाए वीटो पावर। एक साथ सबने उठाई डिमांड की वीटो पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ये भी कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो सकती है डेमोक्रेसीज में, तो वीटो पावर जरूरी है, क्योंकि कंट्रीज ही होंगी जो कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प कर पाएंगी। तो ये भी कहा गया, इसमें ये भी कहा गया कि भैया वीटो पावर से कभी भी आप इक्वल मान ही नहीं सकते, वो कंट्रीज आपस में मानेगी नहीं कि हम वी आर इक्वल। ऐसे में सितंबर 2005 में एक मीटिंग हुई थी, 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था यूनाइटेड नेशन में। तो उस मीटिंग के अंदर कई सारे मुद्दे उठे, बाकी यहाँ पर बताया गया
कि सितंबर 2005 में, मतलब 2005 में यहाँ पे 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई यूनाइटेड नेशन की, और सिचुएशंस को रिव्यू किया गया कि भैया क्या क्या और हम कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स की मीटिंग थी, कुछ स्टेप्स लिए गए इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि यूनाइटेड नेशन को अब और थोड़ा सा पीस बिल्डिंग के अंदर काम करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना चाहिए, उनको डेवलपमेंट गोल्स सेट करने चाहिए, साथ ही साथ टेररिज्म से एक साथ लड़ करके, मतलब एक साथ मिलकर के लड़ना ज़रूरी है, ट्रस्टशिप्स फंड, ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। ट्रस्टशिप तो वाइंड अप करनी चाहिए। 5 बेसिक इसके छः बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसमें से एक ट्रस्टशिप ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब इन्होंने ठेका ले रखा था इस बात का कि भैया हम इनको तो काफ़ी पैसा देंगे और इनसे पैसा हम लेंगे, तो वो ट्रस्टशिप वाली थी ना चीज़, उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि बहुत जगह पर पैसा जा रहा था और वेस्ट था। तो ये ट्रस्टशिप को ख़त्म किया गया। कब किया गया तो आपको बताना है। ट्रस्टशिप कब ख़त्म हुआ? सितंबर 05 में, सितंबर 2005 में ट्रस्टशिप जो कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थे 6 में से एक, वो खत्म किया गया। इंडिया सपोज करता है, मतलब इंडिया ऑब्वियसली इनके जो नियम कानून कायदे हैं उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंटली सारे इनको फॉलो करता है, सारे उनको पूरा करता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन को। तो उसने हमेशा सपोर्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन को अलग अलग गोल्स के लिए हमेशा रिफॉर्म करना ज़रूरी है, और बट फिर भी उसको मतलब हर एक चीज़ के अंदर आगे है, हर एक चीज़ में सपोर्ट मिल रहा होता है, हर एक चीज़ में हम मदद कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज़ की, एंड वी जस्ट नीडेड, हमें चाहिए, हम तो मांगेंगे कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट हमारा जो बात का वजन है वो बढ़ जाए। हालांकि अब तो बहुत है, पहले तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको माना नहीं गया। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड एंड के इनहेंस किया जाए, यूनाइटेड नेशन प्रमोट करे डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स, दूसरे नेशंस के बीच में भी इस तरह का डेवलपमेंट हो, वो भी हमने एक्सपेक्ट किया फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। वन ऑफ द इंडियाज इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सही तरीके से काम करे। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी इस बात को अश्योर नहीं कर पाए, जैसे हम कश्मीर का ही मुद्दा क्यों ना ले लें, कश्मीर के मुद्दे पर भी हम अश्योर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के होने से कभी अटैक नहीं होगा, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक लिया जाएगा। हम खुद का छोड़ो, अमेरिका खुद जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल्स के हेड्स हैं, जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, इसके अलावा जहाँ पे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, वहाँ तक अटैक हुआ टेररिज्म का, हम हर जगह देखते हैं अटैक्स हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहे हैं हमारे हमेशा से। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसको बढ़ाया जाए। हम हमेशा से विश करते आए हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए इसकी। बार बार ये जो झंझट है ना कि हर 2 साल में रिव्यू करेंगे एंड देन आफ्टर हम उसको खत्म कर देंगे या फिर रिन्यू कर देंगे, इट शुड नॉट बी ओके। तो ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर बताई कि हमेशा इनिशिएटिव हमने लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग सेज कि इंडिया हमेशा वर्चुअली हर जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं यूनाइटेड नेशन की उसमें पार्ट लेता है, और इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है कि पीस कीपिंग एफर्ट्स लगाया जाता है। आपको ध्यान होगा थोड़े टाइम पहले की बात है, और मैंने शॉर्ट बना करके भी आपको बताया था कि पीस कीपिंग फोर्स में भारत का एक जवान शहीद हुआ था। तो हमने क्या कर रखा है, यूनाइटेड नेशन बोलता है भैया पीस कीपिंग फोर्स भेजो, जहां कहीं भी लड़ाई होती है तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक आर्मी जाती है, उस आर्मी के अंदर पीस कीपिंग फोर्स है हमारी अलग से बनी हुई, उसके लोग जाते हैं, उसमें पीस मेंटेन करने के चक्कर में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो भारत ने हमेशा पार्टिसिपेट किया जब जब इनको जरूरत पड़ी है, और हर जगह पर ऑब्वियसली करना भी चाहिए, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये सबसे बड़ी नाकामी है सिक्योरिटी काउंसिल की। यही पॉइंट यहाँ पे बताने की मेरी कोशिश थी। नेक्स्ट है कि अगर हम कंट्रीज की इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत तेजी से इमर्ज होने वाली कंट्रीज हैं। इंडिया स्टिल, ये याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जस्टिफाई है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है, परमानेंट मेंबरशिप उसको मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि हर लहजे से ये बड़ा है। इसके अलावा इंडिया विश करता है कि परमानेंट मेंबर बने, यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर होल्ड करें। कुछ कंट्रीज क्वेश्चन करती है इस बात से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें आप जानते ही हो चाइना है और यूएस है, वो नहीं चाहते कभी भी। अच्छा, ये और प्रॉब्लम है कि हम हमेशा कंसर्न रहते हैं, यूनाइटेड नेशन कंसर्न रहता है, साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल कंसर्न रहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है, जिस तरह के हम दोनों आपस में इतने शांति से रहते हैं, वो शायद और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। ये भी एक कंसर्न है कि लोग हमें ऐसा नहीं करते।
मतलब मेंबरशिप परमानेंट नहीं देते, उनको लगता है। और पाकिस्तान तो भैया चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और इंडिया भी जानता है कि तुम करके तो देखो। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मतलब हुआ था ऐसा, आपको शायद पता होगा, सुना भी होगा आपने, बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि भाई जब करगिल वॉर हुआ था ना, उस टाइम की बातें हैं, उन्होंने कहा कि मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट का कॉल आया इनके पास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, और वो बोलते हैं उनको कि आप भैया पाकिस्तान से सलाह मशवरा करके ख़त्म करो इसको जो भी हो रहा है, अदरवाइज़ ये न्यूक्लियर वेपन मतलब दे देंगे, चला देंगे भारत के ऊपर, तो ऐसे में आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही पॉलाइटली कहते हैं उनको कि ठीक है, आप उनको कह दो कि उनको जो करना है वो कर लें, लेकिन ये बात भी आप उनको अश्योर कर देना कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। शायद ये स्टेटमेंट था कि कल के सूरज के बाद पाकिस्तान विश्व के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, गजब था लेकिन। ठीक है, तो भैया केवल हमने न्यूक्लियर वेपन या दिवाली पे पटाखे चलाने के लिए थोड़ी लगा रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास में भी है, ठीक है, उनके पास थोड़े ज़्यादा होंगे, बट वो ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि आजकल एक एक न्यूक्लियर वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल है, हिरोशिमा नागासाकी से कई 100 गुना ज़्यादा पावर के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा चुके हैं। और भारत ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ठीक है, इतने सारे हमारे पास डिफरेंट मिसाइल्स हैं, एंड हम हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजीज एड ऑन करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान सोच रहा है कि हम उनसे डर जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कातिया। चलो आगे देखो, यूनाइटेड नेशन और यूनिपोलर वर्ल्ड, ये वाला बहुत बड़ा एलिगेशन रहा है हमेशा से कि वर्ल्ड के अंदर जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो एक ही पोल बचा। देखो, एक होता है बायपोलरिज्म, बायपोलर, ठीक है, बायपोलर का मतलब क्या है? बायपोलर का मतलब होता है जहां पे दो पोल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे दो पोल्स होते हैं। ये एक बार हट जाएगा क्या? एक सेकंड दो मेरे को, इसको कोशिश करता हूं हटा दूं मैं। हाँ जी, तो ये हटा दिया है। अब देखो, मैंने कहा कि दो पोल होते हैं। अब इन दो पोल्स में मतलब पहले क्या था, एक पोल था यूएसएसआर का और एक पोल था यूएस का। तो यूएसएसआर तो हट गया 1991 में, अब एक पोल बचा यूएस। तो यूएस का और यूनाइटेड नेशन का क्या रिलेशन रहा उसको हम यहां देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यूनाइटेड नेशन कभी भी बैलेंस नहीं बना पाया यूएस के डोमिनेशन को, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के बाद में केवल एक ही कंट्रीज थी, एक ही कंट्री बची थी जो कि वर्ल्ड पे डोमिनेशन क्रिएट कर पा रही थी, एंड दैट वाज यूएस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन और यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था, मतलब ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए थे, बट दे इन्फ्लुएंस्ड। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन कभी भी बैलेंस नहीं बना पाया, यूएस को कभी भी अपने अंडर में नहीं लेकर आ पाया। विद इन द यूनाइटेड नेशन यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत देखा गया। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन में वो है यूएस के पास। यूनाइटेड नेशन में जितना भी पैसा आता है ना, जितनी भी फंडिंग आती है, यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग देता है, तो यूएस की बात तो टाली नहीं जा सकती। ये वाला पॉइंट भी यहां पर बताया कि अनमैचेबल था फाइनेंशियल पावर यूनाइटेड स्टेट्स का यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, ये पॉइंट भी है। फिर यूनाइटेड नेशन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। इसने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस, nevertheless a unipolar world in which the United Nation is dominated, United Nation has served brings the US and the rest of the world into discussion over various issues। पहले जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करें कि ये किस तरह से सॉल्व हो पाएगी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। यहाँ देखो इसने कहा है ये, ओके चलो इसको ऐसे देखते हैं। इसने कहा कि यूनाइटेड नेशन कहाँ था, यही था ना, कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मतलब ये कहा कि यूएस के सामने ऐसा कुछ पावर आया नहीं, यूनाइटेड नेशन का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस दिखा नहीं, क्योंकि ये बात सही है कि यूएस के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो बस यही होता था, जब भी कोई बात आती थी तो यूएस और दूसरे वर्ल्ड के साथ में डिस्कशन हो रहा होता था, चाहे यूएस के लिए कितने एलिगेशन लगा दें, यूएस चाहे भले ही कितना ही गलत हो, लेकिन यूएस के अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा कि यूनाइटेड नेशन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी। क्यों?
क्योंकि वो वर्ल्ड पीस के अंदर काम ही नहीं कर पा रहा था, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि यूएस को वो कुछ कह ही नहीं पाता था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको किस्सा बताया कि इराक इन्वेजन के अंदर तो एलिगेशन इतने बड़े लगे कि ये माना गया कि ये सिर्फ पपेट बन के रह गए हैं, यूनाइटेड नेशन वाज जस्ट अ पपेट ऑफ यूएस। क्यों? क्योंकि यूएस ने जो कुछ भी किया यूनाइटेड नेशंस उसमें कुछ नहीं बोला। ये बात साबित करती थी कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था इसका। एंड इसका तुम्हें पता ही होगा, शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा, दैट यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि वो कभी भी इंडिविजुअली और एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन या इक्विटेबल डिसीजंस नहीं ले पाया है, क्योंकि इसका डोमिनेशन इसने बहुत देखा। यूनाइटेड नेशंस पे बहुत डोमिनेशन देखा गया यूनाइटेड स्टेट्स का। कौन कौन सी एजेंसीज हैं उन सबको नटशेल में देखते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसी है, जिसमें सबसे पहली एजेंसी है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि शॉक थेरेपी का एक एग्जाम्पल है। क्लास 12th में आपने शॉक थेरेपी पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, और इस पूरी बुक के अंदर आपको शॉक थेरेपी बताया है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, के दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो शॉक थेरेपी का रिजल्ट है। सो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 189 मेंबर्स हैं। यूएस अकेला इसके अंदर इतने वोटिंग राइट रखता है। ये कैसे तय होता है कि कितना आपने इसमें रिजर्व रख रखा है? इंटरनेशनल रिजर्व से की बात की जाए तो 16.75% तो केवल यूएस ने रख रखा है। तो सोच के देखो आईएमएफ कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इससे। बाकी रिमेनिंग 188 कंट्रीज जो है उसके अंदर रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो बांटा जाता है। मतलब इतना ज्यादा पैसा यूएस ने इस पे खर्च कर रखा है। इसमें बहुत सिंपल सा एक वर्क होता है कि आप जितना पैसा इसमें लगाते हैं उतना ही आपको वर्किंग या जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं, उतना ही वोट्स आपको दिए जाते हैं। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। G8 मेंबर्स की बात किया जाए, हालांकि अब ये G7 रह गया है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम्स ने अपना नाम इसमें से हटा लिया है, रिसेंट की ही बात है। तो इसमें G8 मेंबर्स भी हुआ करते थे। अब लेटेस्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूके इसका पार्ट नहीं है। यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, रशिया was and even China and Saudi Arabia also have the voting powers, special privileges. We can say kind of 52% voting rights in IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक 1944 के अंदर बना था। मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन बाद में बना, वर्ल्ड बैंक पहले बना। शॉक थेरेपी का रिजल्ट था। मेन इंटेंशन था कि ह्यूमन डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जाए, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्पेशली प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये सारा काम इसका होता है। यहाँ पे कई जगह पे इसको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार जो इनको मदद करनी चाहिए पुअर कंट्रीज की वो ये नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO कहा जाता है। WTO की शुरुआत की बात की जाए तो 1995 के अंदर WTO बना। इनका मेन इंटेंशन था कि जो भी ट्रेड हो वो एक सही सोफिस्टिकेटेड मैनर में हो और इक्विटेबल हो। इसको रिप्लेस किया गया था गेट के थ्रू, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको हटा करके अब बनाया गया था WTO। इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। कब? 2016 के हिसाब से। मेजर जो पावर्स है इसमें वो यूएस और EU है। EU का मतलब यहां पे यूरोपियन यूनियन से है, ये याद रखना, ठीक है। जापान भी इसके अंदर मर्ज हुआ। WTO के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यहां पे एटम फॉर पीस के नाम से प्रपोजल आया था, और इवन हम सबको ये कहा गया था भैया एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे वर्ल्ड पीस में दिक्कत होगी एंड ऑल। लेकिन हमने किया था। क्यों? क्योंकि जब ये बात की गई उस टाइम तक इन सब ने अपने जो वेपन्स थे वो डेवलप कर लिए थे, और अगर हम डेवलप नहीं करते तो शायद हम काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट होता 1957 में, और इसके बाद में इसको प्रपोजल दिया गया एटम फॉर पीस। यहाँ पे पीसफुल मैनर में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं किया जाए, ये सारा इसमें बताया गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट आपके है नहीं, यूनाइटेड नेशन का टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं? पहले सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसके अंदर 15 जजेस हैं, इलेक्ट होते हैं हर 9 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट,
ये इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग है, इसका प्रिंसिपल ऑर्गन यही है सिक्योरिटी काउंसिल का, और जनरल सेक्रेटरी इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं जनरल असेंबली की मदद से। जनरल असेंबली 193 मेंबर्स के साथ में जो भी बड़े डिस्कशंस होते हैं चाहे किसी भी बड़े इशू पर हो तो वो यहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल में मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली से, 54 सीट्स हैं यहाँ पर। डिपेंड करता है कि किस तरह का मतलब सोशली और इकोनॉमिकली क्या डेवलपमेंट हमें करना है, इनका कंसर्न क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये बुक से आपकी लिया गया है। और एक और चलता था ट्रस्टीशिप, जिसको मैंने आपको बताया, इसको सस्पेंड कर दिया गया 1 नवंबर 1994 में। इस तरह से जो चैप्टर है अपना ये कंप्लीट होता है और होपफुली तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होगी। 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर को देखा, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था इसलिए इसको नटशेल में हमने देखा है। जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर ही दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।